हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। 12th क्लास नीट, आईआईटी, एनटीएससी टाइप एग्जाम और अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम सारे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है और साथ ही साथ में नोट्स भी लिखते रहना है, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कैसे इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या बैटरी होती है, किस तरीके से कॉम्बिनेशंस किया जाता है, मतलब बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद में पढ़ा किरचॉफ्स लॉ, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है और उसी से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। और उसी तरीके से अब पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले मैग्नेट की बात करता हूं मैं, और आप सब ने मेरे हिसाब से नॉर्मली लाइफ में मैग्नेट देख रखी है, ठीक है। ये बार मैग्नेट है जो हमें नेचुरली मिलती है। इस बार मैग्नेट के या किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखने पर वो अट्रैक्ट या रिपेल्ड हो सके, आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सके, उससे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से मैं डेफिनेशन बना सकता हूं, देखो, एरिया अराउंड अ मैग्नेट in which any magnetic material gets attracted or repelled। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, नोट्स में ऐसे कैसे लिख लेना है, इससे इजी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, ठीक है। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट को सेंस करते हैं, जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जैसे आयरन, फेरस। तो ये मटेरियल जब मैं इसमें रख दूं तो या तो ये अट्रैक्टेड हो जाने चाहिए, या फिर ये रिपेल्ड होने चाहिए, या तो ये आकर्षित हो जाने चाहिए, या फिर प्रतिकर्षित हो जानी चाहिए। तो ऐसा एरिया किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का जिसमें यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, अट्रैक्ट और रिपेल्ड होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आगे मेरी बात समझ में। जनरली हमें जो मैग्नेट मिलती है वो मिलती है अर्थ से, मतलब नेचुरल मैग्नेट, बट उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट से जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम मैग्नेट, है ना, कृत्रिम चुंबक। देखो थोड़ा सा बात करते हैं अभी फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसे शो करते हैं हम बी से, ठीक है। इसका इंडिकेशन साइन है, प्रतीक चिन्ह है बी। और हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, सदिश राशि है। डेफिनेशन के बाद ये सब जानना जरूरी है, डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, बट जैसे आप वाइवा में जाएंगे किसी भी बड़े एग्जाम में, एनटीएससी, आईआईटी, नीट टाइप एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहां पर सबसे पहले ये जरूर पूछा जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, या फिर इसकी यूनिट क्या है, या फिर इसकी डायमेंशन क्या है। अब आप हमेशा तो रट नहीं सकते कि कौन सी चीज वेक्टर है, कौन सी चीज स्केलर है। तो मैंने आपको बता रखा है ना तरीका, वही देसी तरीका आप यूज कर सकते हैं कि जिन चीजों के बारे में आपने सुना है और जब भी आपने उनके बारे में सुना है वहां उनके डायरेक्शन की बात जरूर हुई है, इसका मतलब वो सब वेक्टर क्वांटिटीज है। और जहां भी
आपने किसी भी क्वांटिटी के बारे में, किसी भी भौतिक राशि के बारे में सुना है लेकिन वहां पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशियां हैं। बस आप जर्नल लाइफ में जरा सा रिमेंबर कीजिए, जरा सा याद कीजिए कि आपने किस क्वांटिटी के बारे में कितनी चर्चा कर रखी है, कितना डिस्कस कर रखा है, और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन हमेशा होता है डायरेक्शन। दिशा की दिशा की बात की जाए तो इसकी दिशा हमेशा होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की। और अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह भी होगा कि हमें कैसे पता कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो जनरली जो हम बार मैग्नेट लेकर आते हैं, दंड चुंबक लेकर आते हैं, जो प्राकृतिक चुंबक है, नेचुरल मैग्नेट है, उसको जब भी आप टांग दोगे तो टांगने पे वो उत्तर दक्षिण दिशा यानी नॉर्थ और साउथ के साइड में रुक जाएगी। जो एंड नॉर्थ साइड में है वो नॉर्थ एंड है, और जो एंड साउथ साइड में है वो साउथ एंड है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा। जनरली एक बात ध्यान रखना, अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ उसी डायरेक्शन में मैग्नेट रुकती है, तो ये जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ, इस नॉर्थ में क्या रुकना चाहिए क्या? सोच कर देखो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नॉर्थ हमेशा रिपेल्ड करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो फिर इस मैग्नेट का नॉर्थ धरती के नॉर्थ के साइड में कैसे रुक गया, है ना सोचने वाली बात। तो ध्यान दीजिएगा, असलियत में ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, लेकिन हम हमारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिस साइड में धरती का नॉर्थ पोल होता है उस साइड के मैग्नेटिक एंड को, जो ये चुंबक है, उसके इधर वाले सिरे को हम नॉर्थ लिख देते हैं और इधर वाले सिरे को साउथ लिख देते हैं। बट एक्चुअली होता उल्टा है, असली मैग्नेट का ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से लटकाने पर ये नॉर्थ और साउथ में रुक जाती है। बट हम बार बार कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और साउथ और नॉर्थ मानने की बजाय नॉर्थ वाले साइड के एंड को हम नॉर्थ एंड और साउथ वाले साइड के एंड को हम साउथ एंड बोल देते हैं। आगे मेरी बात समझ में। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप नेचुरल मैग्नेट को टांगते हो तो इधर जो नॉर्थ साइड में है, उत्तर के साइड में जो भी इसका सिरा है वो कहलाएगा नॉर्थ, और दक्षिण के साइड यानी साउथ साइड में जो भी है उसको हम बोलेंगे साउथ एंड। आइए बात करते हैं आगे। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की, नॉर्थ टू साउथ। आगे मेरी बात समझ में। अब इसकी यूनिट की और सबसे मेन बात जो है वो इसके मात्रक में ही छिपी हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी टेस्ला ने, तो इसकी जो यूनिट है वो भी होती है टेस्ला, टी से लिखते हैं इसको, हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर मैं, टेस्ला। लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न मात्रक है एक तरीके से, और डिराइव्ड क्वांटिटी से हम कभी भी डायमेंशन नहीं लिख सकते। तो डायमेंशन लिखने के लिए जरूरी है कि इसको किसी और यूनिट्स में यानी फंडामेंटल यूनिट्स में लिखा जाए। तो टेस्ला के अलावा इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके अलावा एक यूनिट और बता देता हूं मैं, जो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट होती है इसकी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखना, वेबर की बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है, लेकिन यह भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, और यहां से भी आप नहीं निकाल पाएंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए जरूरी है न्यूटन पर एम्पियर मीटर आपका याद होना। और ज्यादातर एग्जाम में टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये कॉमन जनरली ज्यादा यूज आने वाली यूनिट्स है। दिया हुआ रहेगा जो आपको कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज करता है कौन? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो आइए बात करते हैं यहां पर डायमेंशन की। डायमेंशन यानी वीमाय, और डायमेंशन की बात की जाए तो न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 L1 T - 2। नीचे यहां पर देखो डिनोमिनेटर में
एम्पियर है तो एम्पियर की यूनिट एम्पियर ही होती है। मीटर, और मीटर को डायमेंशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं L1, और यहाँ पर यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा M1। L1 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इससे ये कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास बचेगा M1 L0 T-2, और A डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा A-1। ये हो गया है इसका डायमेंशन का खेल पूरा। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा तुम्हें, चाहे तुम कोई भी एग्जाम देने जाओ, नीट देने जाओ, चाहे एनटीएससी देने जाओ, चाहे आप आईआईटी के देने जाओ, या फिर आप सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड से हो, कोई भी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड में हो, ये सवाल आपको हमेशा मिलने वाला है। आगे मेरी बात समझ में, तो इतना इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखो, मैग्नेट जो है वो नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनती है। फिलहाल हम यहाँ पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए सबसे पहले बात करें टॉपिक के हिसाब से कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर होगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि जनरली हमारे घर में लाइट आती है तो हमारे जो वायर्स है क्या उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है? हाँ जी, उसमें भी होता है, बट इतना पावरफुल नहीं होता कि आसपास की किसी भी लोहे की चीज को या निकल की चीज को अपनी ओर खींच ले। यदि इतना पावरफुल होता तो हमारे घर के आसपास जितनी भी तुम्हारे स्टील के जो भी बर्तन है, जो भी तुम्हारी लोहे की टेबल है, वो सब उन वायर्स पर अट्रैक्ट हो जाती। आगे मेरी बात समझ में? होता है बट ना के बराबर, बहुत कम होता है। लेकिन जब आप करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जो हम इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं, मोटर्स वगैरह चलाने में करते हैं, तो उस समय करंट इतना हाई होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंसिबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम आसानी से पता कर सकते हैं वहां पर, और हमें उसका प्रभाव नजर भी आता है। आगे मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विद्युत धारा की। तो मान लीजिए ये एक वायर है जिसका एंड है ए और बी। इस वायर में हमने करंट फ्लो किया I, तो करंट फ्लो होने पर क्या क्या होगा यह हमें सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि पहला सवाल यहीं से निकलेगा। अब देखो, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों की प्रवाह की दर। इसका मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो रहे हैं, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। आवेश, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अब देखो, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो जब ये स्टेशनरी कंडीशन में थे, जब ये रुकी हुई कंडीशन में थे, तो केवल एक फील्ड पैदा कर रहे थे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने लग गए, गति करने लग गए, चार्ज जब मोशन में आ गए, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये तो है जब खड़े थे तब, अब ये चलने और लग गए हैं तो चलने पर एक्स्ट्रा फील्ड, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी आवेश गति करेगा, दो क्षेत्र, दो फील्ड पैदा होंगे। एक तो होगा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होगा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। दोनों क्षेत्र प्रोड्यूस होंगे। भाई ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब भी करंट फ्लो होगा तो कितने फील्ड तुम्हें मिलने वाले हैं, और उस समय हमको यही समझ में आता है कि करंट फ्लो हो रहा है तो एक ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों मिलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी मिलता है और विद्युत क्षेत्र भी मिलता है। लेकिन
विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है, इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, और सारा का सारा इफेक्ट किसका होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ये सपोज करिए कि 100% में से 99 मैग्नेटिक फील्ड हावी रहता है और 1% में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना इफेक्ट रहता है, और उस 99 के चक्कर में हम इस 1% को नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, जब दो फील्ड मिलेंगे तो फोर्स भी दो ही लगेंगे। कितने फोर्स लगेंगे? दो ही फोर्स लगेंगे, ध्यान रखना। और उन दोनों फोर्सेस को जो सम होता है, योग होता है, उसको बोलते हैं हम लोरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। व्हेन अ चार्ज Q moves in magnetic field with a velocity v at angle theta। पेन थोड़ा फेड हो गया है। जब कोई चार्ज, व्हेन अ चार्ज Q मूव्स इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, कोई भी चार्ज Q है वो मैग्नेटिक फील्ड में विथ एन वेलोसिटी v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। तो यहां पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, एक मिनट थोड़ा सा लीजिए। देखिए, जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से थीटा कोण पर गति करे, थीटा कोण पर गति करे, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया, व्हेन अ चार्ज Q मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ a velocity v at an angle theta। सिमिलरली जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से, वो भी थीटा कोण पर गति करे, तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में से गति करता है, मोशन करता है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फोर्स यानी F का फॉर्मूला हमेशा होने वाला है Q चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब भी कोई चार्ज Q विद एन वेलोसिटी यानी V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा एंगल पर गति कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, तो उस फोर्स की वैल्यू हमेशा होगी QVB साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, देखो मैं फटाफट समझ में आएगा अभी। ये है चार्ज और ये v वेलोसिटी से v वेग से गति कर रहा है। कहां पर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। लेकिन जब यही चार्ज, ध्यान रखना मेरी बात का, मैं दोबारा कह रहा हूं, जब यही चार्ज किसी वायर में फ्लो हो, किसी तार में से गुजरे, ये तार है जिसकी लेंथ है L और ये Q चार्ज है और ये इस वायर में से गुजर रहा है, और ये वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, B मैग्नेटिक फील्ड में, और कितने एंगल पे पड़ा हुआ है? थीटा एंगल पे पड़ा हुआ है। मान लो ऐसे पड़ा हुआ है, ये वायर है हमारा, ये Q चार्ज इधर इसमें से गुजर के जाएगा और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ऐसे रख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड B, और इससे इसने एंगल बना दिया है कितना? थीटा। Q चार्ज है और ये जो वायर है, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है तो ध्यान दे लीजिएगा। ये है इसकी लेंथ L। तो Q चार्ज V वेलोसिटी से इस वायर के अंदर से निकलकर जा रहा है, ठीक है। तो यह मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र B में, और कितने एंगल पे है भाई? थीटा एंगल पे है। तो जब ये थीटा एंगल पर वायर रखा हुआ है और ये चार्ज इसमें से पास होकर भी जा रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा?
यदि सिंपल चार्ज वायर में से फ्लो नहीं होता तो फोर्स लगता QVB sin थीटा। लेकिन दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, ये इस वायर में से फ्लो हो रहा है। और जब भी चार्ज किसी कंडक्टर यानी चालक वायर यानी तार है ना, कंडक्टिंग वायर यानी चालक तार में से गुजरेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो यहां पर हम चार्ज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा करंट पर। किस पर रहेगा? करंट पर। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा आगे लेकर जाऊं कि जो फोर्स है भाई वो लगता है QVB sin थीटा। और जब भी चार्ज वायर में से फ्लो हो, तार में से गुजरे, तो वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवन वेग से प्रवाहित होगा। और अपवन वेग को मैं लिखता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं VD। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो VD है यानी अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होती है, वेलोसिटी पर जाओ, सबसे पहले चाल पर जाओ, और वेलोसिटी यानी चाल या वेग होता है दूरी बटा समय, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इस किनारे से इस किनारे तक चार्ज चला गया है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, कितना यहाँ पर दूरी या विस्थापन है। तो इस एंड से इस एंड तक की डिस्टेंस है L, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर L। टाइम लगा इसको T। ठीक है, तो VD इक्वल हो जाएगा L/T। इलेक्ट्रिक करंट पर जाओ, रिवाइंड करो थोड़ा सा, मैंने वहां पे बता रखा है ढंग से, और उस दिन हमने बड़ा अच्छा डिस्कस किया था, बड़ा अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे। और यदि वो क्लास मिस कर दी तो समझ जाइए कि आज के बाद आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है। तो यदि आपने क्लासेस मिस की है और आपको सभी रेगुलर क्लासेस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप सभी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो VD की बात करें तो VD को लिख सकते हैं हम L/T। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू बनेगा, देखिए आपके पास Q, ये जो T है इसको इस Q के नीचे डाल दीजिए, ये मैंने डाल दिया है। यहां पर हो गया L, यहां आ गया है B और यहां पर आ गया है साइन थीटा। ठीक है, अभी फोर्स की वैल्यू बदलने वाली है मेरे भाई, ध्यान दो इधर। यदि सिलेक्शन चाहिए, अच्छी परसेंटेज चाहिए और फिजिक्स को नहीं रटना है तो, और रटना है तो आपकी टेक्स्ट बुक से काफ़ी है, बट उससे कभी कमांड नहीं आएगी। ये जो फिजिक्स से जो डर लगता है वो जिंदगी भर नहीं भागने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? यहां से बात करते हैं अब Q/T से, और Q/T अभी हमने पढ़ा था होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो Q/T को मैं लिख सकता हूं I, यहाँ पर B भी है, यहाँ पर L भी है, और अब ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फॉर्मूलाज पर बेस्ड है पूरा चैप्टर, और ये हमें पता लगाना जरूरी है कि फॉर्मूला आता कहाँ से है। ओरिएंटेशन इसका पता होना चाहिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यदि कोई चार्ज Q, मैं एक बार और डायग्राम बना के बता देता हूँ, कोई चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल पर V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है भाई, तो उस समय फॉर्मूला होगा QVB साइन थीटा। किसका? मैग्नेटिक फोर्स का, चुंबकीय बल का, जो काम करेगा इस F के ऊपर। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन जब यही चार्ज किसी वायर में से फ्लो हो, किसी तार में से गुजरे, और जब ये तार यानी वायर थीटा एंगल पर रखा हो, तो उस समय वायर के अंदर आएगा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और उस समय आपका फोर्स हो जाएगा IBL साइन थीटा। इसी फॉर्मूले से निकाला है मैंने, देखो। ठीक है, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है ये, आपको डायरेक्ट वहां पर फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन फॉर्मूला रटने से तो आपको फिजिक्स आने वाली नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। आगे मेरी बात समझ में? चलो थोड़ी सी और बात करते हैं आज। बेसिक बता रहा हूं, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये बेसिक आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो इतना तो हम समझ गए कि जब भी कोई वायर है या कोई चार्ज है, चलो चार्ज से बात करते हैं। कोई चार्ज है Q चार्ज, और वो
फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड B में। देखो ये चार्ज Q है, v वेलोसिटी से जाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, इसके ऊपर लगेगा 2 फोर्स, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि जब चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में था, स्थिर अवस्था में था, उस समय इसके ऊपर एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। लेकिन जैसे ही ये गतिमान अवस्था में आता है, मोशनल कंडीशन में आता है, मूव करना चालू करता है, मोशन करना चालू करता है, गति करना चालू करता है, उस समय एक और फील्ड पैदा होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो दो फोर्स भी यहां पर लगने वाले हैं, क्योंकि 2 ही फील्ड यहां पर होने वाले हैं। तो दोनों फील्ड कौन से होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QE। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है, विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, उसका फॉर्मूला होता है QE। यह है चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q चार्ज के ऊपर लगेगा QVB साइन थीटा। तो कितने फोर्स लगेंगे भाई? 2 फोर्स लगेंगे, और इन दोनों फोर्स का जो सम होगा, जो योग होगा, उसको बोलते हैं हम लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो बता चुका हूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बहुत कम होने वाला है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो भी कम होने वाला है। तो इसे हम कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब ये छिप जाता है, मतलब ये ना के बराबर मान लिया जाता है। तो उस समय केवल एक ही फोर्स बचता है, FB यानी मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, और कभी कभी चुंबकीय बल को ही लोरेंट्ज फोर्स बोल दिया जाता है। तो यदि आप न्यूमेरिकल करें, जब आपका ध्यान सवालों पर हो, तो थोड़ा सा अपने ध्यान को और फोकस के साथ रखना, और इतना थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाकर देखना कि वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्या। ये मिट गया है थोड़ा सा टच होते, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्या। यदि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है, तब तो लोरेंट्ज फोर्स निकलेगा, दोनों फोर्सेस का सम करने पर। दोनों ही बलों को आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको E की वैल्यू नहीं दे रखी है और केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, मतलब ये छिप गया है, तो उस समय आपको मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल को ही मानना पड़ेगा लोरेंट्ज बल। मेरी बात आपको समझ में आ गई? याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है? तो आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। ये कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस साइड में, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस साइड में। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं इतना भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है, गति करता है, तो जो 2 फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वो एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, कहीं पर इनका जिक्र नहीं होगा। लेकिन जब आप सवाल करने लगोगे तो वहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस जो है वो आसान बनेंगे। ठीक है, तो E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। तो देखो V वेलोसिटी से Q चार्ज X डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होने वाला है, वेग के भी लंबवत होने वाला है। विद्युत क्षेत्र तो ये हो गया y डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी लंबवत और इस वेग के भी लंबवत, मतलब इस v के वेलोसिटी के और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होने वाला है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया हमारा z डायरेक्शन। तो बताइए कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। और जब इस तरीके से फोर्स की बात आ जाए तो यहां से हम निकाल सकते हैं, F को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, सदिश रूप में लिखता हूं, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस
बी। साइन थीटा है ना भाई, साइन थीटा कब आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो आप, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, तब आपके पास जो साइन थीटा आएगा, सॉल्व करोगे तो मैं इसको वापस वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में लिखता हूं तो आएगा v वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं q को, तो मेरे पास रहेगा e वेक्टर प्लस v क्रॉस b। सारा खेल यहीं पर है। कैसे? देखिए f वेक्टर यानी बल के ऊपर सदिश लिख दिया है, q तो जो चार्ज है वो तो कभी सदिश हो ही नहीं सकता, तो ये लिख दिया है q। e की बात की जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e कौन से डायरेक्शन में है भाई? ये y डायरेक्शन में, तो j कैप लिख देता हूँ, प्लस v क्रॉस b की बात की जाए, v क्रॉस b, v आपका i डायरेक्शन में है, b आपका z यानी k डायरेक्शन में है। अब ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट निकालते हैं, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो I क्रॉस के क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से होने वाला है माइनस जे। जिनको नहीं पता है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। I को मल्टीप्लाई करना है K से तो आएगा J, लेकिन ये आएगा माइनस का क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, और ये बन जाएगा आपका माइनस का VBJ। आगे मेरी बात समझ में? तो यदि मैं यहाँ से फोर्स निकालूं और Q यहाँ पर कॉमन ले रखा हूं, तो मैं यहाँ से E माइनस VB लिख सकता हूं, और यहाँ पर कॉमन में आ जाएगा J कैप। और इस J कैप का मतलब है कि आपका फोर्स लगने वाला है कौन से डायरेक्शन में? ध्यान दीजिएगा, फोर्स लगने वाला है आपका J डायरेक्शन में यानी Y एक्सिस में। अब Y एक्सिस या तो वो प्लस का होगा या वो माइनस का होगा, वो डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे उस पर। आगे मेरी बात समझ में? ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है, वरना तो आप हमेशा अटके ही रह जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये हो गई है यहाँ पर फोर्स की वैल्यू। यहीं से ही मैं आपको एक चीज़ और निकाल कर देता हूँ, देखो मिलेगा नहीं आपको ये, इसलिए कह रहा हूँ। देखो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगे, E माइनस VB, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें E और B हो और फोर्स नहीं लगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और उनमें फोर्स नहीं लगे जब जीरो हो, फोर्स नहीं लगे जब, इसका मतलब फोर्स कितना हो? जीरो हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो Q E माइनस VB। तो Q को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो जीरो E माइनस VB हो जाएगा, VB इधर आ जाएगा तो ये हो गया VB, ये हो गया E, और अब वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर E डिवाइड बाय P, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको दे रखा है, विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है यानी चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है, तो उन दोनों का अनुपात ही उस फील्ड में से गुजरने वाले कण का वेग बताएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक असर जहां पर हो रहा है, दोनों कंबाइन हो रखे हैं, उस कंबाइन फील्ड में से कोई चार्ज गुजर रहा है Q और उसका वेग कितना होने वाला है, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? E बाय B यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात निकालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वेग निकल कर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा? किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं ओनली बेसिक की, चैप्टर ये समझ लीजिए अभी चालू नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले जरूरी है आपका ये बेसिक क्लियर होना, और जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ये चैप्टर आपको समझ में भी नहीं आएगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट बेसिक कंप्लीट करे हुए, बिना किसी बेसिक को समझे हुए डायरेक्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, और
अब आगे के जो 3-4 चैप्टर है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड के हैं, और उसके अलावा फिर बचेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही है, तो वहां भी आपको बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है और इसीलिए फिजिक्स टफ लगती है। आगे मेरी बात समझ में, लेकिन यहाँ फिजिक्स को रटना मना है। फिजिक्स पढ़ते हैं हम सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ में, तो हमारा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जीरो से हीरो वाला लेवल चाहिए तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आपको ये लगता है कि नहीं यार मुझे तो ये आता है, तो बेटा आता होता तो फिजिक्स सब कुछ आपकी क्लियर होती, फिजिक्स आपको टफ नहीं लगती। तो जीरो से स्टार्ट करो। आगे मेरी बात समझे, फिर देखो कैसे मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।